जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों के चैनल पे। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके बच्चों के बहुत बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं कि दीदी हम अपना टाइम टेबल क्या रखें, सुबह पढ़ें कि शाम को पढ़ें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, लगभग कितने घंटे पढ़ने से हमारा जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा। स्पेशली जो बच्चा फ्रेशर है ना, उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। उसको ये है कि मुझे दीदी फर्स्ट टाइम में ही मेरे को सिलेक्शन लेना है, और जो रिपीटर है उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि वो बहुत सारे एग्जाम दे चुका है, पर किसी में कितने नंबर से किसी में कितने नंबर से वो लोग रह चुके हैं। तो किस तरीके से आपको अपने एग्जाम को बढ़िया तरीके से टारगेट करना है ताकि आपका इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में एक सीट पक्की हो सके, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लोग एक्चुअली में गलतियां कहां पे करते हो। जो हम लगातार पढ़े जा रहे हैं, तो जीके ही पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं तो मैथ ही पढ़े जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन लगा लिए हमने। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? मैं आज आपको ये रिलीवेंसी बताऊंगी कि आप लोग एक्चुअली में मिस्टेक कहां कर रहे हो, और आपका पूरा टाइम जा रहा है पर फिर भी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पा रहे। तो आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स एक्चुअली में कैसे आएंगे? और अगर ये चीजें आपने फॉलो कर ली तो 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर नहीं दिखे और तुमने सारी चीजें फॉलो करी हो और फिर भी ना दिखे, तुम इसी वीडियो के नीचे गाली देके चले जाना। और बताओ, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप ये चीजें फॉलो कर लें और आपका जो स्कोर है वो ना बढ़े। जो बच्चा टारगेट बेस से जुड़ना चाहता है, जिसको ऐसा लगता है कि भाई मेरा टाइम टेबल जो है वो मैं उस हिसाब से नहीं फॉलो कर पा रहा हूं और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि दीदी किस तरीके से मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो, तो आप लोग टारगेट बेस से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां पे जाके देवेंद्र सर से बात करना। देवेंद्र सर ही आपको वो जो है मतलब ऐड ऑन करेंगे, बाकी मेरे हाथ में उसमें कुछ भी नहीं है। देवेंद्र सर और उनकी टीम ही है, और कोई भी मुझे समझ के मैसेज ना करे, क्योंकि वो फोटो ही मेरी लगी हुई है पर हैंडल पूरा का पूरा देवेंद्र सर ही कर रहे हैं। तो अभी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, सारी चीजों को नोट डाउन करो और ये समझो कि हम एक्चुअली मिस्टेक कहां कर रहे हैं, मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। सबसे पहले इस चीज को फाइंड आउट करो। और कैसे ये फाइंड आउट करोगे, कैसे आप अपना खुद का टारगेट बना सकते हो। अगर आप नहीं भी छोड़ना चाहते तो आप खुद का टारगेट कैसे बनाओगे भाई, इस चीज को आज मैं आपको बताने वाली हूं। तो आप लोग चैनल पे बने रहना, नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आएगा तुम्हारी पूरी जर्नी में, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करें। देखो, आज पूरी वीडियो में ना मैं सिर्फ तुम्हारे से ना 3 चीजों के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले अपना सिलेबस क्लियर करो, दूसरा अपना पैटर्न क्लियर करो, और तीसरा अपने डाउट्स क्लियर करो। अब ये सब चीजें क्या है दीदी? देखो, सबसे पहली चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी तक ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है। तो अभी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मैंने उसमें पर्टिकुलरली लिखा हुआ है अपने हाथ से, मेरे हैंड रिटन वो है कि हिंदी में ये टॉपिक है, रीजनिंग में तुम्हारे ये टॉपिक है, मैथ्स में तुम्हारे ये टॉपिक है, जीके में तुम्हारे ये टॉपिक है। उसको जाके अपनी हैंड राइटिंग में लिखो और अपनी दीवारों के पीछे चिपका दो। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं और जो मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं, लगभग 2-3 साल से जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे फोटो खींच के भेजते हैं कि दीदी मैंने टारगेट जो आपके वो है ना टॉपिक्स जो है वो चिपका रखे हैं। आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में इतने चैप्टर आते हैं, आपको पता होना चाहिए रीजनिंग में मुझे ये टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कि मैथ में मुझे ये टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान का कोर्स लिया होगा तो बस वो जो मुझे कराएगा अंधाधुंध में वही करता जाऊंगा। नहीं, आपको अंधाधुंध कुछ भी नहीं करना। आपके पास आपका सिलेबस क्लियर होना चाहिए। ये हिंदी के टॉपिक है, ये रीजनिंग के टॉपिक है, ये मैथ्स के टॉपिक है, और ये मेरे जीके के टॉपिक है। अब जब आपका सिलेबस क्लियर हो जाए, आपने सिलेबस क्लियर कर लिया होगा, लिख के लगा लिया होगा। देखो, अपने हाथ से लिखना, ठीक है, किसी का प्रिंट मत कराओ, तुम हमारा मत प्रिंट कराओ, कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपना सिलेबस खुद से लिखो ताकि आपको पता चले कि मुझे ये पढ़ना है भाई, मेरे को ये चीजें करनी है। ठीक है, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो बहुत मतलब धिक्कार की बात है। आज की डेट में जो बच्चा चाहे ना, वो बिल्कुल फ्रीली तैयारी कर सकता है, बिल्कुल फ्रीली तैयारी कर सकता है। पर पता है क्या, हम चाहते तो है हमारा सिलेक्शन हो जाए, पर हम डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है। हमारे पास एक चीज के ना कम से कम इमेंस अमाउंट ऑफ वीडियोस हैं, तो उसमें से आपको कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं भी आपको बताती हूँ। जब आपने सिलेबस क्लियर कर लिया, आपने चिपका दिया अपनी दीवारों पे, मतलब भट आला दीवारें, बिल्कुल मतलब सान दो, कहते हैं ना वो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं सान दो, बिल्कुल मतलब खराब कर दो तुम बिल्कुल। तो लीप दोगे ना बिल्कुल तुम, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम्हारी भी तैयारी हो रही है। जब तक हमारे सामने हमारा सिलेबस नहीं होगा, हम अपने टॉपिक्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी चीज, अपना पैटर्न क्लियर करो। पैटर्न कैसे क्लियर होगा दीदी? पैटर्न क्लियर होगा 2 तरीके से। सबसे पहले तो आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज मेरे कहने से किसी से भी लगाओ, चाहे टेक्स्ट बुक से लगाओ, चाहे मतलब जैसे जो गगन सर वाले वो आई थिंक फ्री चल रहा है उससे लगाओ, कहीं से भी लगाओ। आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और पहले पैटर्न को समझने की कोशिश करो, और उसके बाद आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। आपको पता चलेगा कि यार जो चीजें मैं करता जा रहा हूं ना, उतनी चीजों की करने की जरूरत नहीं थी। मैंने तो एसएससी सीजीएल की टाइम एंड वर्क के 20-20 क्लास देख ली, जबकि जरूरत ही नहीं है। इसमें तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो
किस तरीके से हमें पढ़ना है, पहले सबसे पहले अपना पैटर्न क्लियर करो। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज ही आप लोगों को लगाना, अगर अभी तक आपने नहीं लगाया और अभी तक अगर आपका पैटर्न क्लियर नहीं है तो। और लगाना कौन सा, अभी जो 2024 वाला जो एग्जाम हुआ था ना 60,244 भर्ती का, उसका कोई भी एक पेपर लगाना, ताकि आपको पता चले कि यार इस तरीके का पैटर्न आ रहा है। ठीक है, आप आज पक्का से मतलब पक्के पक्के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला जो टेस्ट है वो लगाओगे। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको ये पैटर्न समझना है कि मेरी जो रीजनिंग है ना वो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, 55 क्वेश्चन है। उसके बाद जो मेरी हिंदी है ना वो उसके बाद सबसे कम पूछी जा रही है, यानी कि 37 क्वेश्चन है। उसके बाद जो मेरी मैथ है वो 10 से 12 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन इस तरीके से पूछी जा रही है। और उसके बाद जो मेरी जीके है वो लगभग 37 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं। अब इसी से ही तुम्हारा सारा का सारा क्लियर हो जाता है कि तुम्हें किसको कितना टाइम देना है और किसको कितना टाइम नहीं देना। यही तो बता रहा है एग्जाम का पैटर्न, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि एग्जाम का पैटर्न ही तुम्हें बता देगा कि तुम्हें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम नहीं देना। अब सुनो मेरी बात बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से, आपने सिलेबस चिपका लिया, आपको क्लियर हो गया। अगर आप रिपीटर हो तो आपको पता है कि भाई मुझे ना, मेरे को सारी चीजें क्लियर हो जाती है, पर मुझे अलंकार में दिक्कत आ रही है, मेरे को ना क्रिया विशेषण में दिक्कत आ रही है, मेरे को समास में दिक्कत आ रही है, या फिर मुझे ना रट्टाफिकेशन वाली हिंदी में दिक्कत आ रही है। अब मेरी बात सुनो बहुत बहुत ध्यान से, आप अपना सबसे पहला जो टाइम है वो हिंदी को दो। हिंदी को आपको दो तरीके से डिवाइड करना है। सबसे पहली आपकी व्याकरण वाली जो हिंदी होती है, और दूसरी आपकी रट्टाफिकेशन वाली जो हिंदी होती है। व्याकरण वाली हिंदी को आपको डेली आपका ये टारगेट होना चाहिए। जैसे मैं जो टारगेट वाले ग्रुप में डालती हूँ वो डेली की डेली एक टॉपिक तो मैं डालती हूँ, कभी कभी दो भी डाल देती हूँ, ताकि बच्चों का रिपीट होता रहे। अभी हमारी हिंदी 30 दिन के अंदर कवर हो चुकी है। जितने भी बच्चे टारगेट वैसे जुड़े हुए हैं, अगर वो टारगेट फॉलो कर रहे हैं तो वो बताएंगे, जो भी वीडियो देख रहा है, कि एक बार हिंदी हमारी पूरी खत्म हो चुकी है, अब दोबारा से हिंदी स्टार्ट हुई है। तो डेली आपको क्या करना है, डेली आपको एक हिंदी का टॉपिक जरूर करना है, चाहे आप संज्ञा लो, भाषा का विकास लो, विशेषण लो, अलंकार लो, कुछ भी लो। आपको कोशिश करनी है कि मैं डेली एक टॉपिक जरूर क्लियर करूंगा हिंदी का। उसके बाद मैं हिंदी का टॉपिक क्लियर कर दिया, जैसे मान लो तुम्हारे पास राजपाल यादव की बुक है, या फिर तुम्हारे पास लूसेंट की बुक है, या फिर तुम्हारे पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। जैसे मान लो मैंने संज्ञा टॉपिक कवर किया, संज्ञा टॉपिक कवर करते ही तुरंत उसके क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। और ऐसे रफली लिखने की, देखो मेरे पास आज भी काली कॉपी है, ठीक है। तो संज्ञा ये होती है, ठीक है, संज्ञा के 2 भेद होते हैं, ऐसे ऐसे कर करके 5 भेद होते हैं। फिर उसके बाद इस वाले में क्या क्या चीजें हैं, इस वाले में क्या क्या चीजें। भाई सारी चीजें तुम्हें ना आनी चाहिए। तुम लिख के करके देखो। जब तक तुम लिखोगे नहीं, तुम्हारा जो फोकस है वो बढ़ेगा नहीं। तुम अगर ऐसे करके पढ़ते रहोगे ना तो तुम्हें नींद आएगी। पर अगर तुम लिख के पढ़ोगे, तुम पढ़ते पढ़ते सो सकते हो, पर तुम लिखते लिखते नहीं सो सकते। इसलिए माइंड ये चाहता है कि लिखना ना पड़े। तो कोशिश ये करो अपनी कि लिख के अगर चीजें कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मान लो तुमने एक टॉपिक जो है वो रिवाइज कर लिया, 1 घंटा तुम्हें डेली अपनी हिंदी व्याकरण को देना है। उसके बाद 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को, जैसे वो कहते हैं ना कि सुबह सुबह 1 गोली खा ली और शाम को 1 गोली खा ली हो, तो बिल्कुल इसी तरीके से 30 मिनट सुबह और 30 ही मिनट शाम को आपको अपनी रट्टाफिकेशन वाली हिंदी को देना है। मतलब ऐसा करो कि जैसे सुबह के टाइम ना तुम विलोम शब्द, मुहावरे और तुम्हारा तत्सम तद्भव हो गया, उसको याद करोगे। और शाम के टाइम पे तुम वर्तनी तुमने देख ली, पर्यायवाची तुमने देख लिए, साहित्य का पोर्शन तुमने देख लिया, तो 30 मिनट तुम्हें शाम को ये इसको देना है। या फिर सारी रट्टाफिकेशन वाली हिंदी एक तरफ और हिंदी साहित्य वाला जो शाम का पार्ट है वो एक तरफ। यानी कि हिंदी के हमारे टोटल मिला के कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। 2 घंटे तुम्हें मैक्सिमम देने ही देने हैं अपनी हिंदी को। और अगर तुम इस तरीके से करोगे ना, मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ, मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल पेनेशिया होता है ना, जो रामबाण जो चीज है वो तुम्हें बता रही हूँ। अगर कर लिया तो बताना कि हाँ मुझे 10 दिन में मेरे को आराम नहीं आया है। आराम आएगा भाई, पक्का आराम आएगा। ये तुमने हिंदी को तुम्हें कम से कम 2 घंटे देने, मैंने बता दिया कैसे देने हैं। आप सुनो रीजनिंग को तुम्हें डेली एक मॉक टेस्ट देना है। अगर तुम्हारी रीजनिंग ये है कि कंप्लीट होगी, क्योंकि रीजनिंग का पता है क्या, रीजनिंग को हम लोग ज्यादा इज्जत देते नहीं है। रीजनिंग को तो ये समझते हैं कि अरे लेट इट बी, मतलब कर लूंगा मैं, वहां पे आएगी करूंगा। पर नहीं, अगर 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं तो कोशिश ये करो कि कम से कम तुम्हारे 51 से 52 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो, ठीक है। मतलब 51 से 52 क्वेश्चन तक तो मैं पहुंचूंगा कुछ भी करके। 1-2 क्वेश्चन मेरे जैसे कोई सीरीज का क्वेश्चन आ गया, या फिर मिसिंग नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर कोई ऐसा अटपटा सा क्वेश्चन आ गया जो मैं पढ़ ही नहीं पाया, वो छोड़ूंगा। बाकी मैं 51-52 क्वेश्चन तक बिल्कुल सही करने की कोशिश करूंगा। और ये बिल्कुल सही कैसे होगा, जब तुम रीजनिंग को इज्जत दोगे, ठीक है। रीजनिंग को इज्जत नहीं दे रहे हो ना, तो इसलिए रीजनिंग भी तुम्हें इज्जत नहीं दे रही। तुम सोच रहे हो यार 47-48 क्वेश्चन सही हो जा रहे, कोई नहीं, एक क्वेश्चन बढ़ा के कम से कम 51-52 तक लेकर जाओ। आ रही बात समझ में? आपकी रीजनिंग को डेली आपको 1 घंटा देना है, डेली आपको उसका मिक्स टेस्ट देना है। आपने जब मिक्स टेस्ट दे दिया, मिक्स टेस्ट के बाद उसे एनालाइज करो और ये देखो कि आज मैंने किन किन क्वेश्चंस में गलती करी। अगर मान लो मैंने सीरीज के क्वेश्चन में गलती करी, उसे लिखो और उस चैप्टर को क्लियर करो। 30 मिनट और दो। आ रही बात समझ में? 30 मिनट और दो एनालाइज करके।
इससे आपकी जो रीजनिंग है ना उसकी उस पर पकड़ बनी रहेगी। और रीजनिंग को करने के लिए एक और चीज का ध्यान रखना भाई, तुम्हें टेबल स्क्वायर क्यूब बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। मैं पूछ लूँ 27 का स्क्वायर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होएगा बिल्कुल। मतलब तुम तो तैयारी में हो, तुम्हें अब भी नहीं आ रहा तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। मुझे तो 4-5 साल हो गए तैयारी छोड़े हुए, अब भी मैं चीजों को इतना वो कर लेती हूँ, अब भी मैं तुम लोगों को बता पा रही हूँ, क्योंकि उसी समय पे इतनी मेहनत कर ली थी, उसी समय पे सारी चीजें रिवाइज कर ली थी, उसी समय पे मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था। तो आप लोगों की भी ये चीजें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देखो 2 घंटे तुम्हारे किसके हो गए, हिंदी के, उसके बाद लगभग 1.5 घंटा तुम्हारा हो गया रीजनिंग का। उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है कि अपनी मैथ को देखो, मैथ ना मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, बच्चे यार ऐसे ऐसे सीजीएल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अरे भाई क्या जरूरत है। मैंने जब यूपीएसआई के टाइम पे बच्चों को बोला था ना कि 150 क्लासेस मत देखो बीएनएस की, और तुम जो ये 200 क्लासेस में बीएनएस कंप्लीट कर रहे हो, मूल विधि कंप्लीट कर रहे हो, इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और जब मैं टारगेट बैच में भी करा रही थी तब भी मैं उतना ही टाइम उनको देती थी कि वो पूरा टाइम ना उनका मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे जाए, ताकि वो कम से कम टाइम जो है वो जीके पे दे पाए। क्योंकि जीके में मुझे पता है तुम जितना ज्यादा मरोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें मारा जाएगा और रिजल्ट कुछ निकलना नहीं है। तो बच्चों को मेरी बात बुरी लगती थी, मैंने 1 से 2 क्लास में बीएनएस कंप्लीट करा दी थी और उसी में से क्वेश्चन आ गए। और जो बच्चा 200 क्लास देख के गया उसका क्या मतलब, इतनी मोटी किताबें भरने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैथ में भी तुम लोग जो ये कर रहे हो ना बिल्कुल गलत कर रहे हो। मैथ में इतना करने की जरूरत ही नहीं है। तुम मतलब टाइम एंड वर्क की 25-30 क्लास देख रहे हो। एसएससी सीजीएल का पेपर देने जाना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने जाना है दोस्त, यूपी पुलिस कांस्टेबल में उसके हिसाब से पढ़ो। वहां पे सिर्फ आपका बेसिक पूछा जा रहा है। सिर्फ अगर तुम्हें फॉर्मूला भी याद है ना, तुम्हें ये पता है ना कि शंकु का आयतन इतना होता है, तो तुम उसी से क्वेश्चन निकाल दोगे। पर तुमने बिल्कुल ऐसे डीपली शंकु को काटेंगे तो उससे क्या होगा, इसकी त्रियक ऊंचाई क्या है, अरे मतलब इतना करने की जरूरत ही नहीं है दोस्त, इतना ज्यादा नहीं करना है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस देख के जाने हैं जिससे हमारी चीजें क्लियर हो सके। अब जब अभी जो तुमने चिपकाया हुआ है ना अपने उसमें देखो कि एक्चुअली में सिलेबस क्या है, क्या पूछ रहा है। ये एग्जाम पूछना क्या चाहता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जैसे उसमें नंबर सिस्टम के आते हैं। पर नहीं, हम नंबर सिस्टम नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं बिल्कुल मतलब मेंसुरेशन कर रहे हैं, हम ज्योमेट्री कर रहे हैं। क्या मतलब है, मतलब वो वाली बात है कि मैं गधा हूं और गधे के आगे घास टपका दी, ऐसे डंडा बांध के घास टपका दी, और वो चले जा रहा है और वो घास उसको खा नहीं पा रहा हो, और फिर वो कह रहा है कि मैंने तो इतनी मेहनत करी फिर भी मैं घास तक नहीं पहुंच पाया। घास तक नहीं पहुंच पाओगे। गधे वाला काम मत करो, घोड़े वाला काम करो, दिमाग लगा के काम करो। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको किसी सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं बनना। जब बाद में ज्ञाता बनना हो, टीचर बनना हो तो कर लेना। जिसके घर में नौकरी नहीं होती ना उसको सबसे पहली जरूरत नौकरी होती है, ठीक है। लोग आज कह सकते हैं कि हाँ ये नौकरी ऐसी, ये नौकरी वैसी, पर भाई हम बहुत कम बोलते हैं। मतलब कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाऊं तभी भले कह दूं, पर बहुत सम्मान करती हूँ मैं। तो ये जो वर्दी है ना इसका सम्मान करो और उतना ही पढ़ो जितना जरूरी है। मैथ्स में आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 25-25, 30-30 क्लास देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने बेसिक क्लियर करने हैं। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो तुमने सीजीएल की तैयारी कर रखी, अपने सारे क्वेश्चंस रिवाइज करो डेली की डेली। जैसे मैंने कल भी दिया कि मैथ्स में जैसे हमारा वो चल रहा है अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस चल रहा है, तो मैंने कहा तुम्हें 70 क्वेश्चन करने हैं जो रिपीटर है, तो 70 क्वेश्चन वो करेंगे जैसे मर्जी करें। 70 क्वेश्चन वो 1.5 घंटे में करे, वो 1 घंटे में कर दे, वो 15 मिनट में कर दे, वो कितने में भी कर दे। उनको शीट्स देती हूँ फिर कि ये शीट्स लगा लो तुम लास्ट टाइम पे, बस वो शीट्स ही रिवाइज करवाऊंगे और कुछ भी नहीं करवाऊंगे और देख लेना वहीं से आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आपको भी इतना ही करना है कि बस नॉर्मल क्वेश्चंस कर लूं जिससे मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मुझे टाइम एंड वर्क का ज्ञाता नहीं बनना। बाद में मुझे ये नहीं कि मेरे को यूट्यूब पे पढ़ाना पड़ेगा तो यार क्या, वो बाद की बात है। पहले तो सिलेक्शन ले लो, पहले सिलेक्शन लेना है। तो ज्यादा मैथ में वो नहीं करना। मैथ को आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे देने हैं। तो देखो हमारे 2 घंटे किसमें हुए थे, हिंदी में, 1.5 घंटा हमारा रीजनिंग में हुआ था और 2 घंटे मैक्सिमम हमारे इसमें हुए थे। 2 घंटे से ज्यादा आपको नहीं करना। उसके बाद अगर आपका बहुत ज्यादा टाइम आपको बच रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मैथ नहीं करना है, तो आप आधे घंटे उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आधे घंटे प्रैक्टिस कर लो। कभी फिर बता दूंगी कि प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है। अगर जो बच्चा जुड़ा हुआ है वो बस शीट्स लगाओ और कुछ मत करने की जरूरत है जो टारगेट बैच में। अब उसके बाद आपको जीके के लिए, अभी मैंने जीके को लेके एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया कि तुम्हें जीके को लेके क्या करना है। पर फिर भी मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दे रही हूँ। जो आपने सिलेबस अभी डाउनलोड किया होगा ना वहां से, उसमें एक चीज तुम बहुत अच्छे से समझ लो। मैंने 2 चीजें लिखी हुई है, एक तो स्पेशल टॉपिक अलग है और बाद में इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब अलग है। तो जो मेन टॉपिक है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया, आप इस वीडियो को जाके जरूर से देख लेना। दूसरी चीज ये कि जो ये स्पेशल टॉपिक है, ये स्पेशल टॉपिक भी मैंने भाई ऑलरेडी यूट्यूब पे कराए हुए हैं। मात्र 4 घंटे में 2 वीडियोस है, मात्र 4 घंटे में तुम्हारे मैक्सिमम टॉपिक्स जो है उससे कवर हो जाएंगे। उसके अच्छे से नोट्स बनाओ, तुम्हारे पास अभी टाइम है। पीडीएफ मत चिल्लाना, पीडीएफ टारगेट वाले ग्रुप में तो डाल दी गई है, पर पीडीएफ चिल्लाना मत। तुम्हारे को सब कुछ तो फ्रीली पढ़ाया हुआ है, तुम उसमें से कर लो, तुम्हारा पक्का क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आया तो फिर तो कुछ भी पूछा जा सकता है, फिर वो वाली बात है। तो जीके को आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 घंटे देने हैं। तो
ये टोटल आपके लगभग लगभग हो गए मेरे ख्याल से 8 से 9 घंटे। इससे ज़्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगी, साथ ही साथ आपके टॉपिक्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। और अगर तरीके से करोगे तो ही आपकी चीजें क्लियर हो पाएंगी। मतलब एक टाइम जैसे जीके आप कर रहे हो तो जीके में एक टाइम आपने मान लो आज भारतीय कृषि को दे दिया स्पेशल टॉपिक का, दूसरी चीज आपको लेके चलनी है जीके में ही, या तो पॉलिटी मैंने उठा ली, या मैंने हिस्ट्री उठा ली, या मैंने ज्योग्राफी उठा ली, मतलब कुछ भी एक टॉपिक उठा ली। और ज्योग्राफी की पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया था देवेंद्र को, वो बहुत मैक्सिमम लोगों को भेज दिया उन्होंने। उन्हें एक साथ बहुत सारे मैसेजेस आ गए तो वो थोड़ा धीरे धीरे करके भेज रहे होंगे, तो एकदम से वो मत करा करो। देखो मेरी बात सुनो, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैंने मैसेज किया ना तो तुरंत रिप्लाई आएगा उसका। भाई मतलब इतना टाइम किसी के पास नहीं है, और मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो जैसे ही मान लो ये वीडियो भी बन रही है ना, तो ये भी मैं उन्हें भेज दूंगी सर को ही। मैंने कहा कि सर आप एडिट करके आप ही डाल देना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा। तभी तो मैंने उनको चूज किया कि मतलब आप लोग मैनेज कर लेना। तो आप लोग ये मत समझा करो कि यार आज मैंने मैसेज किया तो तुरंत मुझे उसका रिप्लाई आएगा। देखो ये तो चीजें मतलब जो आपकी प्रियतम या प्रियतमा होती है उसके साथ भी पॉसिबल नहीं हो पाती, तो हमारे साथ तो तब पॉसिबल होगी। तो मतलब इतना परेशान मत हुआ करो, एक दो दिन में रिप्लाई आ जाएगा, आपको वो चीज़ मतलब प्रोवाइड करा दी जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मेल आ रहा है, उनको कुछ मेरे से पर्सनल बात करनी है। तो देखो मैंने मेल पे उनको रिप्लाई कर दिया, आपकी जो भी बात हो ना वो मेल पे या टेलीग्राम जो है उस पर आप डाल दिया करो कि दीदी मेरी ये परेशानी है। मतलब बार बार मैसेज, दीदी मुझे बात करनी है, पहले तो तुम ये मैसेज करोगे फिर मैं वो देखूंगी। तो इससे अच्छा ये है कि मैं यहाँ से हूँ, मेरे इतने मार्क्स हैं और मैं इस एग्जाम की तैयारी कर चुका हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है। आप अगर ये चीज बोलोगे तो मुझे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा, तो और मुझे भी बात करने में जो है वो आसानी रहेगी। बाकी इंस्टा पे भी मैं काफी लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई करती रहती हूँ, बस मैं हाय हेलो इन सब पर रिप्लाई नहीं कर पाती, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं हाय हेलो करने का मेरे पास भी इतना समय नहीं है। पर हाँ जितना मेरे से मैक्सिमम हो पाता है, अगर किसी बच्चे का डाउट मुझे सच में जेन्युइन लगता है तो मैं उसका रिप्लाई ऑन द स्पॉट उसी टाइम ही कर देती हूँ। तो अगर कोई ऐसा सच में ही आपका कोई ऐसा डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज जब भी मैं टारगेट वाली में बात करती हूँ तो उसमें मैं बता देती हूँ कि ये चीजें हैं। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल रखना है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और देखो एकदम से कुछ नहीं होता। आप अगर आज सोचो ना, आज आप मोटिवेट हो गए, आज आप एकदम से सोच रहे हो कि अरे मैं आज कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और फिर आप एकदम से ये सोचने लगे कि यार कल से फिर मोटिवेशन डाउन हो रहा है, तो मोटिवेशन देने तुम्हें रोज कोई नहीं आएगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि तुम बेरोजगार हो, और बेरोजगार का कोई नहीं होता भाई, हमारा भी कोई नहीं था। जिसके पास पैसे नहीं है ना, चाहे आप दुनिया के सबसे सफल इंसान बन जाओ, मतलब सबसे सफल मतलब सबसे बुद्धिमान इंसान बन जाओ, आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हैं ना, वहां पे 20 लोग बैठे हुए हैं और आप 21वें हो, और 20 की नौकरी लगी हुई है, आपकी नौकरी नहीं लगी हुई, पर आपको सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन पता है किसी भी टॉपिक की, आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। और कोई गधे से गधा आदमी भी होगा ना, अगर वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है तो उसकी बात हम सब सुनेंगे। क्यों? क्योंकि कमा रहा है। मनी हैज पावर। आपको वो पावर अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी, आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको जो बार बार कहते हैं ना मुझे मोटिवेशन फील नहीं हो रहा, मुझे मोटिवेशन फील नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आता कैसे मोटिवेशन फील नहीं हो रहा, भाई अपने माँ बाप की तरफ देखो यार, बूढ़े हो रहे हो, हमारी एज के साथ साथ उनकी एज भी तो बढ़ रही है। उसके ऊपर ही अगर ध्यान दे लोगे तो देखो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अगर सिर्फ उनके ऊपर भी ध्यान दे लोगे तो भी कर जाओगे भाई। एक नौकरी ले लो, उसके बाद देख लेना इंसान यूपी पुलिस में सिपाही कितने सारे हैं जो मतलब सिपाही बन के कोई एसडीएम बन गया, कोई दरोगा बन गया, कोई डीएसपी बन गया, मतलब मेहनत कर रहे हैं। नौकरी की बुराई हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास नौकरी हो। जब हमारे पास नौकरी नहीं होती ना तो ग्रुप डी भी अच्छी लगती है, फिर ये लगता है भाई एक बार लग जाए यार, एक बार वो सरकारी वाला जो टैब है वो लग जाए मेरे ऊपर, तो वो सरकारी वाला टैब लेना है, बस मेहनत करनी है। आपको ऐसा लग रहा है ना यार यूपी पुलिस, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस में कंफ्यूजन में होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि यार पता नहीं यूपीएसआई में भी आ सकता है तो वो इसका भी ढंग से नहीं पढ़ रहे। ऐसा मत करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को क्या त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, जय जयकार क्या कुछ भी नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, अगर एक बार हार गए, मान लो नहीं भी निकला यूपीएसआई, तो ले जाना नौकरी दोस्त। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो सच में बहुत अच्छा कर सकते थे, पर उनके यूपीएसआई में उतने अच्छे मार्क्स नहीं है, या वो समझ नहीं रहे हैं कि मेरे उतने अच्छे मार्क्स हैं, पर वो कर जाएंगे, मुझे इतना विश्वास है। और मुझे ये भी विश्वास है कि तुम भी कर जाओगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे, परेशानी लगे तो बताना ज़रूर। तुम्हारी
बहन हर तरह से रेडी है, बस मुझे हाय हुई वाले जो मैसेज है ना बहुत इरिटेट करते हैं मेरे को। अगर तुम डाउट कुछ भी पूछोगे तो मैं वो बताने को तैयार हूँ, पर बाकी ये सब नहीं। दीदी आप कहाँ से हो, तुम इससे क्या लेना, तुम अपना डाउट पूछो। दीदी आप कहाँ से हो, दीदी आप कहाँ हो, आप ठीक हो नहीं, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना डाउट पूछो। तुम्हारे पास इतना समय नहीं होना चाहिए हाय हुई करने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।